ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि एफडी और आरडी में इन्वेस्ट करना प्रीफर समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क लेकर के वह म्यूचुअल फंड की तरफ आना चाहते हैं, तो उनके लिए कंजर्वेटिव जो इंडेक्स फंड होते हैं वो बेहतरीन हो सकते हैं। मतलब कि आप अपने इन्वेस्टमेंट किए गए अमाउंट पर रिस्क भी कम ले रहे हैं और आप एफडी और आरडी से ज़्यादा रिटर्न भी अर्न कर सकते हैं। एफडी आरडी को बहुत स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं माना जाता, क्योंकि एफडी आरडी में जो आपको रेट ऑफ रिटर्न ऑफर किया जा रहा है 6 से 7%, अगर आप देखेंगे तो 6% के आसपास देश में इन्फ्लेशन भी है। तो जितने रेट से आपका पैसा बढ़ रहा है उतने रेट से महंगाई भी बढ़ जा रही है। तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि कंजर्वेटिव टाइप के हैं, यानी कि बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि एफडी और आरडी से मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, तो उनके लिए लार्ज कैप का जो इंडेक्स फंड होता है वो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जब लार्ज कैप इंडेक्स फंड को रिसर्च कर रहे होते हैं तो उनमें बहुत सारे कन्फ्यूजन देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी आप देखिए, आप अपने स्क्रीन पर इस समय इंडियन जितने भी इंडिसेज हैं उसको देख पा रहे होंगे। इसमें जब मैं लार्ज कैप की बात करता हूं तो देखिए निफ्टी 50 ये भी आपका लार्ज कैप का इंडेक्स है। इसके बाद से निफ्टी बैंक ये भी लार्ज कैप का इंडेक्स है। सेंसेक्स ये भी लार्ज कैप का इंडेक्स है। इसके बाद से निफ्टी नेक्स्ट 50 ये भी लार्ज कैप का इंडेक्स है। और अगर मैं नीचे जाऊँ, आप देखिए निफ्टी 100 ये भी लार्ज कैप का इंडेक्स है। और इसके अलावा अगर मैं देखूं, देखिए S&P BSC 100 ये भी लार्ज कैप का इंडेक्स है। अब कोई रिटेल इन्वेस्टर जो होगा वो निश्चित तौर पर कंफ्यूज हो जाता है इतने सारे इंडेक्सेस को देख करके, और उसके मन में कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये सब अलग अलग क्यों हैं। तो अलग अलग होने के लिए क्या रीज़न है, इसके पहले आपको समझना होगा। देखिए, जो भी कंपनियां 100 देश की सबसे बड़ी जो कंपनी जो लिस्टेड है बीएससी और एनएससी में, उसे लार्ज कैप की कंपनी बोला जाता है। अब ये कौन तय करेगा कि जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं बीएससी और एनएससी में उसमें से 100 सबसे बड़ी कंपनी कौन है? तो ये तय होता है उस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, यानी उस कंपनी का जितना भी शेयर पब्लिक डोमेन में है उन सबका आज के डेट में पर शेयर क्या प्राइस है, और टोटल शेयर से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो टोटल उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बीएससी और एनएससी में टोटल मान लीजिए कि एक XYZ जो भी कंपनियां लिस्टेड हैं उनका जितनी भी कंपनियां हैं उसमें से सबका आज के डेट में शेयर पर शेयर प्राइस कितना है और टोटल उनका कितना मार्केट में शेयर है। तो टोटल शेयर मल्टीप्लाइड बाय पर शेयर प्राइस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। तो जितनी भी कंपनियां हैं उन सबका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सीरियल नंबर से अरेंज किया जाएगा कि किसका ज़्यादा है किसका कम है उसके हिसाब से। तो ऊपर की जो 100 सबसे बड़ी कंपनियां आएंगी जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा उसे ही लार्ज कैप की कंपनी बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यानी कि जो भी 1 से लेकर के 100 सीरियल नंबर तक कंपनी रजिस्टर्ड है उसे लार्ज कैप की कंपनी बोला जाएगा। अब इन सब में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। निफ्टी 50 का मतलब ये हो गया कि 100, ध्यान से सुनिएगा, 100 जो सबसे बड़ी कंपनी है इसमें से ऊपर की 50 कंपनी, यानी कि सबसे बड़ी 50 कंपनी में जो जिसको ट्रैक करता है उसे निफ्टी 50 बोलते हैं। उसके बाद से निफ्टी बैंक की बात करें तो जो 100 सबसे बड़ी कंपनियां हैं इसमें जितने भी बैंक होंगे उनको ट्रैक करता है निफ्टी बैंक। इसके बाद से बात करें सेंसेक्स का मतलब ये होता है कि 100 जितनी सबसे बड़ी कंपनी है इसमें से ऊपर की जो सबसे बड़ी 30 कंपनियां हैं वो ट्रैक करता है सेंसेक्स। इसके बाद से अगर बात करें निफ्टी नेक्स्ट 50, तो अभी हमने देखा था निफ्टी 50 में क्या था कि 100 सबसे बड़ी कंपनियां थीं और ऊपर की, और बाकी का जो माफ कीजिएगा 50 ऊपर की सबसे बड़ी कंपनी थी, और जो चूंकि टोटल 100 कंपनियां हैं तो बाकी का जो 50 बच गया, जो नेक्स्ट 50 बच गया, वो ट्रैक करता है निफ्टी नेक्स्ट 50। इसके बाद से निफ्टी 100 की बात करें तो टोटल जितनी 100 कंपनियां हैं उसको ट्रैक करने के लिए निफ्टी 100 इंडेक्स बनाया गया है। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं S&P BSC 100, तो ये टोटल, ये देखिए, ये टोटल आपका 100 कंपनियों को ट्रैक करता है। यहाँ पर देखिए ये बीएससी की बात कर रहा है, ठीक है। दो हमारे देश में एक्सचेंज की बात कर लें तो एक बीएससी है और दूसरा एनएससी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये कैटेगराइजेशन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि बहुत सारे इंडेक्सेस हैं लार्ज कैप की कंपनियों को लेकर के, तो कोई 30 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 50 कंपनी को ट्रैक कर रहा है, कोई 100 कंपनी को ट्रैक कर रहा है, कोई नेक्स्ट 50 कंपनी को ट्रैक कर रहा है। तो हमारे लिए कौन सा बेहतरीन है? अब इन्वेस्टमेंट का एक गोल्डन रूल ये कहता है कि जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई करें तो आपका रिस्क कम हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कि आप अपने पूरे अमाउंट को एक जगह इन्वेस्ट ना करें। अब अगर टोटल 100 कंपनियां हैं लार्ज कैप में, तो क्यों ना हम सभी लार्ज कैप की 100 कंपनियों में इन्वेस्ट कर दें। इससे पहले अगर आप
ने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी, उसमें यह कहा गया है कि डाइवर्सिफिकेशन का बेस्ट आपको लाभ तभी मिलता है जब आप 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब अगर आप 20 स्टॉक्स से ऊपर जाते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन का बहुत ज़्यादा आपको फायदा नहीं मिलता है। यानी कि हमें यह देखना है कि कम से कम 20 स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। तो अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि सेंसेक्स में कितनी कंपनियों को ट्रैक किया जाता है, इसमें 30 कंपनियों को ट्रैक किया जाता है, जबकि गोल्डन रूल ये कहता है कि 20 कम से कम स्टॉक होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही ये है। तो हमारे लिए सेंसेक्स जो है वो इंडेक्स बेहतरीन हो सकता है। ठीक है, अब अभी तक हमने देखा कि सेंसेक्स यानी कि 30 टॉप की कंपनियां और इसको जो फॉलो करने वाले एएमसीज होते हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, एक्सिस है, एसबीआई है, टाटा है, इन सब का अलग अलग फंड है जो कि सेंसेक्स का फंड है, जो कि टॉप 30 कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। और जिस प्रकार से इंडेक्स में जिस प्रपोर्शन में कंपनियां हैं उसी प्रपोर्शन में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अब अगर हम लोग देखना चाहें कि बीएसई सेंसेक्स 30 कंपनीज कौन कौन सी और किस प्रपोर्शन में है, तो यहाँ पर आप टोटल लिस्ट देख पा रहे होंगे। ये लेटेस्ट डेटा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एशियन पेंट्स, और ये इंडस्ट्री कौन सा है, पेंट का, एक्सिस बैंक बैंकिंग सेक्टर का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का, बजाज फिनसर्व ये भी फाइनेंस का, भारती एयरटेल टेलीकॉम का, एचसीएल टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर का। तो ये सभी जितनी भी कंपनियां हैं 30 कंपनियां ये सेंसेक्स में यानी टॉप की सबसे बड़ी कंपनियां बोली जाती हैं। ठीक है, सभी कंपनियों में अलग अलग प्रपोर्शन में इनका वेटेज है। जैसे मान लीजिए कि एचसीएल टेक्नोलॉजी का है तो उनका वेटेज कुछ अलग हो सकता है, एशियन पेंट्स का है तो उनका वेटेज कुछ अलग हो सकता है। मतलब जिस प्रकार से मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से टॉप की 30 कंपनियों का वेटेज अलग अलग दिया गया है। तो पहला तो इंडेक्स फंड ये हो सकता है सेंसेक्स इंडेक्स फंड, कि जिस प्रकार से ये इंडेक्स में उनका प्रपोर्शन है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसी को हूबहू वो कॉपी करे और आपका इन्वेस्टेड अमाउंट उसी प्रपोर्शन में इन्वेस्ट किया जाए टॉप की 30 कंपनीज में। ये पहला हो सकता है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार का एक इंडेक्स फंड है एचडीएफसी इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब अगर यहाँ पर मैं आपको होल्डिंग्स के बारे में दिखाऊं तो थोड़ा सा आपका डाउट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए होल्डिंग में आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि सेंसेक्स 30 कंपनियों में पैसा आपका इन्वेस्ट होगा, और यहाँ पर देखिए एचडीएफसी बैंक, इसमें एसेट्स की बात करें तो 13% है, रिलायंस इंडस्ट्रीज इसमें लगभग 12% है, आईसीआईसीआई बैंक इसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का लगभग 9% इन्वेस्ट होगा, इन्फोसिस में आपका लगभग 6.5%, एलएनटी में यानी लार्सन एंड टर्बो में लगभग 5.5%, आईटीसी में लगभग 4.5%। इस प्रकार से मतलब जिस प्रपोर्शन में कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सेंसेक्स में प्रपोर्शन है उसी प्रपोर्शन में आपका इन्वेस्टेड किया गया अमाउंट भी इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये पहले टाइप का इंडेक्स होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो भी फंड आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे ये कतई भी इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई जा रही है। जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से अच्छे से रिसर्च करवाने के बाद से और उनसे एडवाइस लेने के बाद ही आप इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है और इसके लिए आप पूरी तरीके से रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट करिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं निफ्टी 50 का एक इंडेक्स फंड ले रहा हूँ और इसमें एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, इक्वल वेट। अभी तक जो मैंने आपको इंडेक्स फंड दिखाया उसमें क्या था कि जिस प्रकार से कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन था उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से आपका पैसा वहां पर इन्वेस्ट हो रहा था। लेकिन इक्वल वेट में जब आप जाते हैं तो यहां पर जब मैं आपको होल्डिंग दिखाऊंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं, चूंकि ये निफ्टी 50 है यानी 50 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट होगा, और यहां पर आप होल्डिंग्स देखिए 2% बजाज फिनसर्व में, 2% आपका अडानी पोर्ट्स में, 2% आपका लार्सन एंड टर्बो में, 2% आपका बजाज फिनसर्व में, 2% आपका एनटीपीसी में, 2% आपका अडानी इंटरप्राइजेज में, 2% आपका ग्रासिम इंडस्ट्रीज में। यानी जितनी भी कंपनियां 50 कंपनियां हैं उसमें आपका पूरा पैसा इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा 50 पार्ट्स में, और 50 कंपनियों में एक एक पार्ट इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। अब यहां पर आपके मन में सवाल आएगा कि हमारे लिए कौन सा बेहतर है, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, यानी कि मान लीजिए कि टॉप 30 कंपनी जो मैंने अभी सेंसेक्स वाला दिखाया उसमें मान लीजिए कि किसी बैंकिंग सेक्टर का एचडीएफसी बैंक का मान लीजिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है तो उसका प्रपोर्शन ज़्यादा है। मान लीजिए कि हमने उसी में इन्वेस्ट किया, मतलब कि इक्वल वेट ना करके जिस प्रकार से सेंसेक्स में प्रपोर्शन है उसी में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और वो परफॉर्म नहीं किया तो उस कंडीशन में जो जिसका प्रपोर्शन ज़्यादा है मान लीजिए वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हमारा पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। आपके मन में ये शंका आ सकती है। और
आपके मन में ये आ सकता है कि क्यों ना हम इक्वल वेट की तरफ जाएं, लेकिन इसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए, सेंसेक्स में जो भी टॉप 30 कंपनी है या फिर निफ्टी में जो भी 50 कंपनी है या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनी है, तो ये कंपनी फिक्स नहीं है कि एक बार जो कंपनी इसमें रजिस्टर्ड हो गई या फिर लिस्ट हो गई वो सालों साल चलती रहेगी। नहीं, जितने भी एक्सचेंज हैं वो लगातार इस बात का रिव्यू करते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कौन सी कंपनी बड़ी है और कौन सी कंपनी छोटी है। तो उसके हिसाब से ये जो 30 कंपनियों का लिस्ट है वो लगातार अपडेट किया जाता रहता है, लगातार रिवाइज किया जाता रहता है। अब आप कहेंगे कि जो टॉप 100 कंपनी है वो तो काफ़ी हद तक फिक्स देखने को मिलता है। अब मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हजारों लाखों करोड़ में चला गया है, तो उस कंडीशन में जाहिर सी बात है वो अगर एक दो सीरियल नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे सेंसेक्स में से हो सकता है कि वो हट जाए, लेकिन लार्ज कैप में तो वो रहेगा ना, क्योंकि लार्ज कैप में तो टोटल 100 कंपनी है। नेक्स्ट निफ्टी 50 में आप देखेंगे तो वहां पर आपको 50 कंपनी देखने को मिलेगा, नेक्स्ट 50 में आपको 50 देखने को मिलेगा, और निफ्टी 100 में अगर आप देखेंगे तो पूरे लार्ज कैप के 100 कंपनी देखने को मिलेगी। तो भले ही वो कंपनी सेंसेक्स से हट रही है क्योंकि सेंसेक्स में टॉप 30 के कंपनी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 में वो कंपनी हो सकती है। अगर वहां से भी हटती है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में हो सकती है, और अगर वहां से भी बाहर होती है तब जाकर के वो मिड कैप की कंपनी बन जाती है। यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जिस प्रकार से हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि अगर कोई कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, ध्यान से सुनिएगा, 20,000 करोड़ से ऊपर है तो वो क्या बोली जाएगी, लार्ज कैप की कंपनी बोली जाएगी। अगर कोई कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होता है तो उसे मिड कैप की कंपनी बोलते हैं, और ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से कम होता है, 5,000 करोड़ से कम, उसे स्मॉल कैप की कंपनी बोलते हैं। तो इस प्रकार से चूंकि कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी के शेयर के प्राइस लगातार वेरी करते हैं, प्रत्येक दिन ये वेरी कर रहा है, और प्रत्येक दिन के हिसाब से उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन तय किया जाता है कि मार्केट में इनकी टोटल कितनी शेयर्स हैं और एक शेयर का प्राइस कितना है, उससे मल्टीप्लाई करके टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला जाता है, और उसके हिसाब से ये देखा जाता है कि ये किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक लार्ज कैप की कंपनी है, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करे, उनके शेयर प्राइस लगातार गिरते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी गिरता जाएगा। और अगर उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरते गिरते 20,000 करोड़ से नीचे आ गया और इस रेंज में लाई कर रहा है, तो भले ही वो लार्ज कैप की कंपनी थी, लेकिन अब जब उसे अपडेट किया जाएगा एक्सचेंज के माध्यम से तो वो मिड कैप की कंपनी में रजिस्टर किया जाएगा, लिस्ट किया जाएगा। और मान लीजिए यहां पर भी उनका परफॉर्मेंस नहीं रुका और वो 5,000 करोड़ से नीचे आ गई, तब वो स्मॉल कैप की कंपनी में चली जाएंगी। मतलब कि ये फिक्स नहीं है कि जो कंपनियां लिस्ट हो गई एक बार वो हमेशा सालों साल उसी में रहेगी, वो लगातार अपडेट होता है कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो अगर आप ये इक्वल वेट की तरफ जाते हैं, इक्वल वेट की तरफ जाते हैं, तो यहां पर नुकसान आपको यह देखने को मिलेगा कि इनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है, यानी कि जो फीस आपको देना होगा वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। मैं यहां पर आपको एक्सपेंस रेशियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहां पर जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.35% है, जबकि अगर आप इक्वल वेट वाला नहीं लेंगे तो वहां पर HDFC वाला जो मैंने आपको दिखाया था वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं, वहां पर जो एक्सपेंस रेशियो है 0.2% आपको दिखने को मिलेगा। तो चूंकि यहां पर इक्वल वेट करने के लिए फंड मैनेजर जो है वो आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, और अगर आप इक्वल वेट नहीं लेते हैं तो आपको कम फीस देना पड़ेगा। तो देखा जाए तो ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि एक्सचेंजेस तो आपके बिहाफ पर जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन बदल रहा है उसके हिसाब से कंपनी अगर परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा सेंसेक्स से या फिर निफ्टी से। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप अगर इंडेक्स फंड ले रहे हैं तो आपको कम फी पे करना चाहिए, और यहाँ पर आपको ज़्यादा फी देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इक्वल वेट से अच्छा आपके लिए जो इक्वल वेट नहीं है, यानी जिस प्रकार से सेंसेक्स में निफ्टी में आपका प्रपोर्शन है उसी प्रपोर्शन में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका फीस कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इक्वल वेट में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा फी पे करके आप वहाँ पर इक्वल वेट वाला भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है, आप स्क्रीन पर देखिए बहुत ज़्यादा अंतर दोनों में नहीं है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा किसमें आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं, सेफ कहने का मतलब कि FD में, RD में से थोड़ा सा ज़्यादा मुझे मिले लेकिन बहुत ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, तो आपके लिए लार्ज कैप का जो इंडेक्स फंड होता है वो बेहतरीन विकल्प हो सकता है। दोस्तों, मैं फिर से आपको यहाँ पर मेंशन जरूर करना चाहूँगा कि बिना प्रॉपर रिसर्च के, बिना प्रॉपर एडवाइस के आप इन्वेस्ट मत करिएगा। म्यूचुअल फंड जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।